हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं कब दिखने लग जाऊँ। लेकिन देखिए, आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 6 हमारा चल रहा है, जो कि 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। ये केमिस्ट्री में आता है एंड दिस इज थर्ड चैप्टर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें सीबीएसई की भी इंक्लूड की हुई है, इसलिए सभी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और सबसे पहली बात, आज के सेशन के एजेंडा से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो जरूर कर लेना, द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार क्लास 9 एंड 10, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, आपके डाउट क्लियरेंस होगी, और उसी के साथ साथ आपको अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो वो सब मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए तो वो मिलेगी, ओके, इन द पीडीएफ फॉर्म। तो देखिए, आज के सेशन का एजेंडा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कल हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था एक था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो चीजें एक साथ होके तीसरी चीज बनाते हैं तब उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब एक चीज रहती है वो टूट कर दो या दो से ज्यादा चीजें बनाती है तब उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो अब हम बाकी के दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रायर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना चीजें रटते जाते हैं कुछ लोग, तो इसलिए रटना नहीं है हमें, थोड़ा सा प्रायर नॉलेज आपको होना चाहिए। आयोन्स क्या होते हैं, ठीक है, आप आयोन्स कह लो या आयन्स कह लो, लेकिन मुझे तो आयोन्स ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट लगता है। तो देखिए, आयोन्स आर एटम्स विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। When you are missing an electron or two, you have a positive charge. When you have an extra electron or two, you have a negative charge. देखिए क्या है, एटम्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, एटम को आपको पता है या तो अपना डुप्लेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ये तो आपको पता है, राइट। तो जब वो एटम्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दान करते हैं, मतलब मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरों से लेते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब ऐसे एटम्स को हम आयोन्स कहते हैं। और इन आयोन्स पर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। देखिए, जब कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के होते तो माइनस का साइन बढ़ेगा, इसलिए उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। और उसे हम कहते हैं एनायॉन। क्या कहते हैं, एनायॉन। जबकि अगर कोई ऐसा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए हम उसे प्लस की साइन दिखाते हैं और उसे हम कहते हैं कैटायन। अब ऐसे याद रखो, नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि कोई अगर कुछ दान करता है तो वो अच्छा होता है, इसलिए उसे प्लस, और जो अगर कोई कुछ दूसरों से छीनता है, चोरी करता है, तो उसको माइनस, ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, सभी को चार्ज होता है, आयोन्स का मतलब है कि सभी के पास एक चार्ज होगा, ठीक है। जैसा कि आप फर्स्ट ये मीम जैसी पिक्चर्स में लाके रखता हूं जिससे थोड़े बहुत आपको कभी कभी हंसी आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पिक्चर में देखिए क्या दिया है, लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन यू रियली हैव टू कीप एन आई ऑन देम। तो देखिए क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो आयोन बनेगा, ये हमेशा याद रखना है, ओके, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए समझ लेते हैं। वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट ऑन एडिंग जिंक डस्ट to blue colored copper sulfate solution, a colorless solution of zinc sulfate is formed and heat is generated. तो हमने देखा था चैप्टर की शुरुआत में कि क्या होता है, यहाँ पे अगर हमने जिंक डस्ट, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक डस्ट डाली तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का एक कलरलेस सोल्यूशन बनेगा और उसी के साथ साथ हीट भी बनेगी, ठीक है, हीट भी बनेगी। हमने ये पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, जिंक डस्ट दैट इज सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वियस सोल्यूशन है ये ब्लू कलर्ड, तो उससे हमें मिलता है जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस एक्वियस सोल्यूशन है और साथ में कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है,
See the equation 3 for this reaction. From that we learned that the Zn2 plus ions formed from Zn atoms take the place of Cu2 plus ions in copper sulfate and Cu atoms formed from Cu2 plus ion come out. It means that Zn means zinc displaces copper from CuSO4 मतलब copper sulfate. देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मैंने आपके लिए इसीलिए ये चीज लाके रखी है कि जो Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu दिया है ना, इसको अगर आप आयोनिक इक्वेशन के तौर पे लिखे, आयोनिक इक्वेशन मतलब हर एक एटम में कितने कितने आयॉन्स है, सॉरी हर एक इसके अंदर हर एक एलिमेंट के अंदर कितने कितने आयॉन्स है. फॉर एग्जांपल अब जिंक, तो जिंक के अंदर ये क्या है, ये जिंक एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे स्टेट में है, एकदम क्या कहते हैं आयन के स्टेट में नहीं है. यहाँ पे जो CuSO4 के बीच में बॉन्ड बना है, Cu मतलब कॉपर और सल्फेट मतलब SO4, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर उसको दो पॉजिटिव चार्ज है और जो सल्फेट आयन होता है उसको दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों के चार्जेस एक साथ आ सकते हैं, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड बना है. अब क्या होता है, जिंक के पास भी क्या होता है, जिंक में भी 2 प्लस का ही चार्ज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद सल्फेट के साथ कॉपर अलग होके जिंक जुड़ जाता है. ठीक है, तो कॉपर की जगह किसने ले ली, जिंक ने ले ली. और अगर हमने स्पेक्टेटर आयॉन्स को निकाल दिया, स्पेक्टेटर आयॉन्स मतलब जिनका इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जिनका इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब जैसे कि CuSO4 ये तो दोनों तरफ सेम ही है, तो इसको आपने हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स के अंदर एक Zn था, एक Cu2 प्लस था, मतलब ये आयॉन है और ये एटम है. ठीक है, ये आयॉन है क्योंकि इस पे चार्ज है और ये एटम है, इस पे चार्ज नहीं है. लेकिन आप अगर प्रोडक्ट्स में देखें तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, जो एटम था उस पे चार्ज आ गया, और जो हमारा यहाँ पे था आयॉन उस पे चार्ज हट गया, ये तो एटम बन गया. ठीक है, तो ये होता है हमारे इस रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सचेंज हो गई जगह है. ठीक है, और एक्सचेंज ये जो जगह होती है उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस से मतलब प्लेस से हिल जाना, ठीक है, अपनी जगह बदलना, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, ओके सो हाय, आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट मी. एक सेकेंड, यस नाउ आई एम विजिबल. एक सेकेंड यार, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, एक सेकेंड रुक जाइए. चलो अब सही है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो अभी हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब कुछ लोग होंगे जिनको एक भी चीज इसमें से समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. द रिएक्शन in which the place of the ion of a less reactive element in a compound. देखिए कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे. ठीक है, एलिमेंट साथ में आकर तो कंपाउंड बनाते हैं. तो उस कंपाउंड के अंदर अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो कम रिएक्टिव है कंपेयर टू अनदर एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तब वो जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्शन करने के लिए उत्सुक वाला एलिमेंट है, वो वाला एलिमेंट अपना आयन बना लेगा. वो जो एलिमेंट है वो अपना आयन बना लेगा और वो उस कंपाउंड के अंदर जुड़ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये हो गई उसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी. लेकिन अगर हम हमारे लिए डेफिनेशन बनाए तो अगर यहाँ पे प्लेसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की प्लेसेस एक्सचेंज होती है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी था, ठीक है, यह है ए, ये है बी, ठीक है, दूसरा वाला बी है और ये सी है. तो देखिए हमें प्रोडक्ट्स में मिला कि जो बी था ये बी है, ठीक है,
तो इस B के साथ जो A जुड़ा हुआ था तो A बाहर निकल के C जुड़ गया, क्योंकि C ज्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिव होने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा उत्सुक है अपना रिएक्शन करने के लिए। अब ये रिएक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होती है वो आपको एक्चुअली में हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो उसके लिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो C है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये C B के साथ जुड़ गया और A बेचारा हमारा अकेला रह गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं, और इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मतलब वही चीज है ना कि एक की जगह दूसरे ने ले ली, तो उसे सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए वी विल लर्न अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ मेटालर्जी, मतलब उसमें से भी मैंने थोड़ा सा पार्ट ले लिया है। द एलिमेंट्स आयरन एंड लेड सिमिलर टू जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखिए ये मैंने आपके लिए चार्ट लिया है, ठीक है, रिएक्टिविटी के बारे में, और हमें रिएक्टिविटी के बारे में पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए ये चार्ट दिया जाता है। तो पहले हमें गोल्ड दिखता है, सिल्वर दिखता है, मतलब गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव, मतलब अगर बाकी सारे एलिमेंट्स दिए हुए और गोल्ड दिया हुआ है ना, तो गोल्ड इज द लास्ट वन टू रिएक्ट। ठीक है, वो पहले करेंगे, गोल्ड लास्ट में रिएक्ट करेगा। और सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम फट से ऐसे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कि सबसे लीस्ट है गोल्ड। अच्छा, इसके अंदर कॉपर जिंक ढूंढो भाई, तो जिंक यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है। ठीक है, कॉपर हमें दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देख सकते हैं आप, इतना आसान है कि ऊपर ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट से नीचे कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट है, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने कॉपर की जगह ले ली थी कॉपर सल्फेट में। ठीक है, आप सिमिलरली आप आयरन की भी देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन भी, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव जिंक होता है। ठीक है, उन्होंने लेड की बात की थी, आई थिंक, यस, इवन लेड भी है, वो भी जिंक के नीचे आता है, जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे होता है रिएक्टिव। और अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है तो यहाँ पे आपको एक निमोनिक भी दिया हुआ है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अजीब सा है, लेकिन इसको याद कर लेंगे तो आपको शायद ये सब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू रिएक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, ये होमवर्क होगा अभी, ये तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जैसे हमने आयरन एंड लेड का अभी अभी बात किया कि यहाँ पे क्या होगा कि आयरन जो है, आयरन क्या होगा, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, आयरन भी कॉपर के ऊपर है, लेड भी कॉपर के ऊपर है, तो एकदम क्या कहते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे कॉपर और लेड, यहाँ पे सॉरी आयरन और लेड यहाँ पे कॉपर की जगह लेने वाले, पीबी मतलब लेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखते समय आपको क्या लिखना है ये तो अब अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, अब आपको कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वी हैव सीन इन द इक्वेशन 9 दैट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय एन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आयंस प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो ये थी हमारी इक्वेशन 9, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन पहले दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, AgNO3 था हमारे पास, मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड था NaCl, और इनका जब रिएक्शन हुआ तब उसका बना सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन हमारे पास एक इसमें था सोडियम क्लोराइड, दूसरे इसमें था फॉर एग्जांपल कंटेनर कह लो, दूसरे कंटेनर में था ये सिल्वर नाइट्रेट। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाले कंटेनर में Na+ और Cl- के यहाँ पे आयॉन्स दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब नमक बनता है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो Na है, मतलब जो सोडियम है, उसने एक एटम दान किया हुआ है, और जो क्लोरीन है उसने एक एटम लिया हुआ है सोडियम के पास से, तो इसलिए Na+ होता है, Cl- होता है सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, आप अब AgNO3 की बात कर लो, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की बात कर लो, तो यहाँ भी वही होता है कि सिल्वर जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, और जो नाइट्रेट है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे AgNO3 में भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिलती है। तो जब इनका रिएक्शन होता है, तब रिएक्शन होते समय क्या होता है, यहाँ पे जो Ag है, मतलब जो सिल्वर है, और जो क्लोरीन है, ठीक है, तो वो दोनों देखिए, अब
सिल्वर के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों एक साथ आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए वो AgCl एक साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बना लेते हैं AgCl की, जिसका मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। और बाकी के जो बचते हैं सोडियम एटम्स और नाइट्रेट एटम्स वो एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं Na+ और NO3-। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ आ सकते हैं ना, इसलिए सोडियम और नाइट्रेट एक साथ आके सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं ऊपर, और नीचे AgCl मिल जाता है जो कि है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आयोन्स का एक्सचेंज हमें देखने को मिला। लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि यार रिएक्टिविटी का सवाल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं ना आयोन्स। तो आयोन्स मतलब सोडियम के साथ जो आयोन थे वो सिल्वर के साथ चले गए, और जो सिल्वर के साथ के जो आयोन्स थे वो सोडियम के साथ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो दो एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी के हिसाब से एक्सचेंज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। पिछले में हमने देखा था एक ही एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ गया, अब यहाँ पे एक की जगह दूसरा और ये दूसरे की जगह पहला, ऐसे होता है। अच्छा ठीक है, रुकिए, पहले आप देख लीजिए इसका डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच द आयोन्स इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का जो आयोन है, ठीक है, रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट है उनके जो आयोन्स है वो आयोन्स एक्सचेंज हो गए, तो उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं AB + CD अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास A ने C की जगह ले ली और C ने A की जगह ले ली, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CB + AD। अब इसे आप BC + AD नहीं लिख सकते, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे लिख सकते लेकिन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको पता है, आपने ये पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी, जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, तो आप पहले मेटल का नाम लिखते फिर नॉन मेटल का नाम लिखते हैं। मतलब सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ये आपको पता होगा। तो देखिए आप कभी भी यहाँ पे CB का BC नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन कभी भी पहले नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। क्लोरीन को अगर आप B मान लो तो BC नहीं कर सकते, आपको CB ही रखना पड़ेगा, क्लोरीन को अपनी जगह पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप क्लोरीन के आगे कुछ और नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल बाद में आता है, मेटल पहले आता है, दिस इज अ रूल। और इसीलिए आपको पहले सोडियम को ही रखना पड़ेगा, या फिर पहले ही क्या कहते हैं, मेटल को पहले रखना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट पुट क्लोरीन पहले और उसके बाद कुछ और, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम मेटाथेसिस रिएक्शन भी होता है, ये आपको याद रख लेना है। इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है, समझाऊंगा तो उसमें टाइम चला जाएगा, इसलिए नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिविटी 3 को याद कीजिए। इसके अंदर आपने क्या किया था, पोटेशियम क्रोमेट में, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट में आपने बेरियम सल्फेट ऐड किया था, बेरियम सल्फेट में पोटेशियम क्रोमेट ऐड किया था, राइट। ऐसा हमें येलो कलर का हमें प्रेसिपिटेट वगैरह मिला था, राइट। तो एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ यहाँ पे मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। सो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, तो हमें क्या मिला था यहाँ पे, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट मिला था, राइट। सिंपल सी बात है, आपको तो पिक्चर में भी दिख रहा होगा। नाउ राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। अच्छा, प्रेसिपिटेट मतलब पता है ना सबको, जो लास्ट में सॉलिड मिलता है, ठीक है। अगर रिएक्शन कराकर प्रोडक्ट में एक सॉलिड मिला, जो सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स नहीं हो रहा, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, मतलब जो हमारा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म हुआ, उस सॉलिड का नाम था बेरियम क्रोमेट। क्या नाम था बोलो, बेरियम क्रोमेट, ठीक है। नाउ राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए ऐसी बैलेंस्ड इक्वेशन भी हमने देखी हुई है, K2CrO4, इसका मतलब होता है पोटेशियम क्रोमेट प्लस BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, दोनों का रिएक्शन हुआ, उससे बना पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस BaCrO4, इसका मतलब होता है बेरियम क्रोमेट, ठीक है। ऐसे हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन बनती है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, विल यू कॉल दिस रिएक्शन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो क्रोमेट है और जो सल्फेट है, इनका एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट, इनका एक्सचेंज हो रहा है, डबल एक्सचेंज हो रहा है, दो एक्सचेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए अब इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी डाउट आ रहा हो लाइव चैट में डाल देना।
आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, तो आज के सेशन में तो इतना ही है देखिए, क्योंकि मैंने आपको दोनों रिएक्शंस ठीक से समझा दिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है एग्जाम में। अच्छे से पढ़ो, इसे एकदम मन लगा के दिल लगा के पढ़ो। मैंने सारा लॉजिक समझाया है और इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर पढ़ लेना। अब देखिए, डाउट्स अगर आपके हो तो अभी के अभी लाइव चैट में पूछो, नहीं तो कमेंट्स में पूछना बाद में, ठीक है। मेरा एक दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देके रखे हैं इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू वांट एनटीएससी के नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप आगे, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। सो यू कैन ईमेल मी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करना दोस्तों फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि चैनल को अब बड़ा करना है। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि कल क्यों नहीं हुआ सेशन, तो कल इसलिए नहीं हुआ कि मैं थक गया था, मतलब सेशन बना बना के। मैं रोज़ 3 सेशन बना रहा था और 2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा अब मैं बनाऊंगा ही नहीं, अब मैं एक ही बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने सच में मेरे मन की बात सुन ली और आप लोगों ने बढ़ा दिए सब्सक्राइबर, इसलिए कल से वापस रेगुलर शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट देन डू सब्सक्राइब, एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।